हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि सेम आपकी यूनिट है और आपके यूनिट का सेकंड चैप्टर है। अच्छा, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक रह जाते हैं। उसमें आपने देखा लास्ट लास्ट के जो टॉपिक है हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, जिसमें हमने बात की लिविंग एंड नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग में आपने हर्बेरियम पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा है। लिविंग में आपने बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क के यहाँ पे पार्क के बारे में आपने बात की है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमिक एड में आप की पढ़ते हैं कि की क्या होती है, और ऐसे ही एक दो टॉपिक आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं वो रह जाते हैं। देखो, वो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं और एक बार आप लोग देख लेना की भी जो है वो आपके टेक्सोनॉमिक एड में ही आता है। होता ये है कि आपने जैसे कि सेम वही चीज़ है सेम वही चीज़ है, जैसे कि आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट के बारे में आप नहीं जानते कि ये कौन सा प्लांट है या ये किस ग्रुप में रहना, ग्रुप में इसको रखा जाना चाहिए, या कोई भी क्रिएचर है, हमें नहीं पता वो प्लांट है कि एनिमल है, ये भी नहीं पता हमें। वो कोई क्रिएचर है हमारे पास और हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम टैक्सोनॉमिक एड में जाएंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स में तो हमने कहा कि अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स के में जाएंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स में हमने ली है की में होता है कि देखो दो स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट कुछ है, ये स्टेटमेंट कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही रैंडमली कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, मतलब स्टेटमेंट मतलब कुछ कैरेक्टर दिए जाते हैं, जैसे कि पहला कैरेक्टर है कि ये जो क्रिएचर है ये ग्रीन कलर का है, और दूसरा होता है ये नॉन ग्रीन है। फिर दो में से आप ऐसे ही, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे ही आपको दो क्या दिए जाएंगे, कैरेक्टर दिए जाएंगे, और आपने देखना है कि आपके क्रिएचर में इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल आप गए ग्रीन के पास कि हमारा क्या है, ग्रीन है, और आपने ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो इसके आगे फिर से आपके दो कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ये मूवेबल है या मोटाइल है, और ये नॉन मोटाइल है, यानी मोटाइल का मतलब इसमें गति पाई जाती है, ये इसमें गति नहीं पाई जाती है। फिर दो आपके कैरेक्टर आते हैं। आपने देखना है कि आपके क्रिएचर में कौन सा कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि वो यहाँ पे क्या है, नॉन मूवेबल है, तो फिर आगे आपके पास फिर दो और कैरेक्टर आ जाते हैं ऐसे करके। अब आपने इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड, अब आपने कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे कि ये सेलेक्ट किया, तो आगे इसमें दो फिर और कैरेक्टर आ जाएंगे। फिर आपने जैसे कि ये सेलेक्ट किया, फिर इसमें और दो कैरेक्टर आ जाएंगे। मतलब कि ये क्या करता है, यहाँ पे फीचर्स को लेकर के अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है। एट लास्ट जब आपने जो जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, एट लास्ट आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि ये किस ग्रुप का यहाँ पे फीचर है या किस कैटेगरी का ये फीचर है। तो वही उसी कैटेगरी से वो जो क्रिएचर है वो बिलोंग करता होगा, वो प्लांट है या वो एनिमल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको दी जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे की कहते हैं, और ये एज अ टैक्सोनॉमिक एड जो है वो यहाँ पे यूज होता है। तो ये तो बात है आपके प्रीवियस चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब वो थ्योरेटिकल है, एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो, पहला जो चैप्टर था वो था आपका बेस। किसका बेस? एक चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमेलिया, आप पढ़ेंगे यहाँ पे। ये इन सारे चैप्टर का बेस था जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी ही जो चीजें थी वो सिंपल चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि हमने कहा था कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है यहाँ पे, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, क्यों हमने ये कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो आपके सारे टॉपिक हैं ये आपका बेस है और इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। चैप्टर 2 जो आता है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले तो हमने यही समझा, देखो पहला जो चैप्टर है अगर उसका एक सार मैं बोलूं, उसकी एक समरी अगर हम देखें, उसमें ये है कि बायोडाइवर्सिटी है। आपने कहा कि यहाँ पे असंख्य, अनगिनत जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं,
हर एक ग्रुप में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में, फंगस में, जो यहाँ पे प्रोटोजोन्स होते हैं, और बहुत सारे पाए जाते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हमें उनको समझना है, उनको जानना है, उनको स्टडी करना है, तो हमें यहाँ पर ग्रुप वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। हम ग्रुप बना सकते हैं, सिमिलर कैरेक्टर वालों का ग्रुप बना लिया है। फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं और 100 में से हमने ग्रुपिंग की है, हमने कहा कि 50-50 का एक ग्रुप बन गया है। अब पहले हमें क्या करना था, 100 के स्टडी करनी थी, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने देखा एक जैसे जो है उनको एक ग्रुप में डाला, तो 50-50 के 2 ग्रुप यहाँ पे बन गए हैं। मतलब जो एक कैरेक्टर वाले थे उनको एक ग्रुप में डाला, जो अलग कैरेक्टर वाले थे उनका दूसरा ग्रुप हमने बना दिया। अब इससे हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 पे स्टडी करनी है। हर ग्रुप से एक एक को लेना है और उस पर स्टडी करनी है। हमें उन सब चीज़ों के बारे में या उन जीवों के बारे में हमें पता चल जाएगा। यही हमने किया है यहाँ पर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या जो लिविंग क्रिएचर थे, उनमें भी हमने यही किया। हमने उनका क्लासिफिकेशन किया सबसे पहले तो, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो इजी हो गया, अब हम उनकी स्टडी इजीली कर पा रहे हैं और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट हम कर पा रहे हैं। वैसे इसी में एक टॉपिक भी था कि क्या नीड है क्लासिफिकेशन की। अच्छा, उससे पहले ये समझो, क्लासिफिकेशन तो पता है ना क्या होता है। क्लासिफिकेशन ये है कि किन्हीं कैरेक्टर या किन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम जीवों को अलग अलग वर्गों में रखते हैं। समान गुणधर्म वालों को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे और अलग गुणधर्म वालों को हम अलग ग्रुप में रखेंगे, सेम ग्रुप में नहीं रखेंगे। इससे होगा क्या, जैसे कि सारे मनुष्य जो हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा है, ठीक है, एक ग्रुप में रखा, तो अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं कि हर एक मनुष्य को उठा करके और उस पर स्टडी की जाती है, ऐसा तो नहीं है। एक पे की गई है और वो सभी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सारे कैरेक्टर सभी के, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है, सब हैबिट उनमें जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो ऐसा ही हमने किया है, हमने ग्रुप बनाए हैं जिससे कि ईजी हो जाए स्टडी करना या चीज़ों को समझना। अब क्वेश्चन ये कि क्या ज़रूरत है स्टडी करने की। अगर हमें स्टडी नहीं हम करते तो क्लासिफिकेशन भी नहीं करते, तो क्यों कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन, ऐसे क्या नीड है हमें ऐसे स्टडी करने की या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। देखो, का आंसर अभी कुछ देर पहले हमने दिया था, मेडिकल फील्ड। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम खुद का उपचार करते हैं, यानी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पुराने टाइम में वैद्य हुआ करते थे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है। अब ये जो उपचार हुआ ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने अपने बॉडी को जाना, अपने शरीर को समझा, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को हमने जब समझा, तब हम जान पाए कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मलिटीज है, कोई असामान्यता हो रही है शरीर में, उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम के बेसिस पे हमने बात की, हमने देखा कि अच्छा ये इस अंग से, इस ऑर्गन से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई हमें बुखार आ रहा है और बुखार में हमें और भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं होता है। हमने कहा बुखार आ रहा है तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अगर पेट दर्द हो रहा है तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे यहाँ पर, अगर सर दर्द है तो उसके अलग सिम्टम्स यहाँ पर होंगे, अगर चोट लग जाती है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो जो चोट लगती है, जैसे फ्रैक्चर हुआ है उसको ठीक करना, जैसे कोई बीमार होता है उसको ठीक करना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाए, जब हम अपने आप को, अपनी बॉडी को समझ पाए। हमने अपनी स्टडी यहाँ पर की है। अब देखो, हमने बात की है कि जैसे किसी को क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, मतलब कि हमने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। हो सकता है कि यहाँ पे सर्दी जुकाम हो गया होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया होगा, ठीक है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि आपने कहा लंग से भी रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका, जो श्वसन तंत्र है, हमने कहा उससे रिलेटेड ये दिक्कत होगी। अब हमने ऐसे कैसे आइडिया लगाया कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। हम ये भी तो कह सकते थे कि ये तो शायद से एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है, या हम ये भी तो कह सकते थे ये तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हमने ये तो नहीं कहा, हमने यही कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आपने कहा कि एक तो होती है मेडिकल। अच्छा, आपने कहा ठीक है, अपने बारे में तो हमने कहा कि ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मेडिकली खुद को यहाँ पे ठीक रखने के लिए, खुद का उपचार करने के लिए हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम और प्लांट्स, एनिमल्स को क्यों समझ रहे हैं। हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं मेनली।
हम बहुत सारी बेनिफिट्स लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे, हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं, चाहे आप प्लांट्स की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें, हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। अगर हम प्लांट्स को ही लें तो हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, हम अपना खाना ले रहे हैं, हम अपना घर उनसे बना रहे हैं जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन जो कॉपी और जो आपकी बुक्स होती हैं यहाँ पे, वो जो पेज बनते हैं वो भी हम प्लांट से ले रहे हैं। अब जब तक हमें उनके फीचर्स नहीं पता होंगे तब तक हम उनके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसके ये फीचर्स है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमें बेनिफिट्स के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि किससे क्या हार्म हो सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है फंगस का। आप जानते हैं फंगस और मशरूम आप सभी ने खाई होगी। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में जो हिली एरिया होते हैं, जैसे जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मशरूम उगते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है मशरूम की, कुछ छोटे होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं वाइटिश ब्राउनिश कलर के, कोई छोटे छोटे होते हैं वाइटिश कलर के। तो आपने कहा अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं। दिखते तो मशरूम जैसे ही हैं लेकिन वो जहरीले भी होते हैं। अगर उनको खाया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मशरूम, अच्छा जो मशरूम हम खाते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर उनकी जगह गलती से हमने जहरीले मशरूम खा लिए, मशरूम नहीं होती होंगे वो, मतलब मशरूम की कैटेगरीज होती हैं। अगर हमने गलती से जहरीले फंगस खा ली तो मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फंगस अच्छी है जिसको हम खा सकते हैं, और कौन सी फंगस बेकार है जो जहरीली होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी हमने की तभी तो हमें पता चला। अब पुराने टाइम में क्या था, आप सोचेंगे कि जो हमारे दादाजी थे या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने तो स्टडी भी नहीं की, लेकिन उन्हें पता है और वो बिना पढ़े ही बता सकते हैं कि कौन सी मशरूम खाने लायक है और कौन सी नहीं है। उन्होंने जिनसे सीखा होगा और जिनसे उन्होंने सीखा होगा, यानी कि जहाँ से भी ये चला आ रहा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, स्टडी से। जब यहाँ पे अध्ययन किया गया, जब समझा गया, जब प्रैक्टिकल किए गए होंगे, तब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट की गई। अब ये इन्फॉर्मेशन फिर पास हो रही है। आपके दादाजी ने अपने फादर से ये चीज़ें सीखी तो वो भी तो एक एजुकेशन ही थी, वो भी तो एक शिक्षा थी जो उन्होंने ली थी। ऐसा तो नहीं होता कि किसी को खुद से आइडिया आ जाता है, वो किसी न किसी से सीखता है, कोई उसे बताता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एट लास्ट हमने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है उसको नीड क्यों है। तो आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, अपने आप को समझना, दूसरे जीवों को समझना, उनसे बेनिफिट लेना, उनसे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे खुद को बचाना, ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है क्लासिफिकेशन की वजह से। तो चलो, आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन इनफ है जिससे कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, नॉन लिविंग का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तो आप समझ चुके हैं क्या होता है, पढ़े एक बार। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आल्सो नोन एज अ टैक्सोनॉमी, इसको टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। आपने कहा क्योंकि टैक्सोनॉमी तो है जिसमें हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, तीन चीजें पढ़ी थी। सो हमने कहा biological classification also known as taxonomy and is the method by which scientists organize and categorize living organisms based on a shared characteristic. Organisms are grouped into a hierarchical categories such as a domain, kingdom, phylum, classes, order, family, genus, and species. This classification system helps us understand the vast diversity of life forms from the simplest bacteria to the most complex animal and plants. In simple terms, classification helps us identify organisms and understand how they are related to one another. एक बार पढ़ो और बताओ आपने कितना समझा इन चीजों को। चलो, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन सिंपल वर्ड्स। आपने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, यानी कि उनके गुणधर्मों के आधार पे। अगर हम देखें कि जीवों को हमने यहाँ पे ग्रुप किया है या उनको हमने अलग अलग ग्रुप जो बनाए हैं, तो मेन जो ग्रुप हमारे पास आते हैं वो कौन से थे, आपने कहा वो यहाँ पे थे किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये ग्रुप्स हमारे पास आते हैं।
ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो डाइवर्सिटी है वो किस प्रकार की है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ फॉर्म जो है यहाँ पे उसको समझने में मदद करता है। हम एक सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो ये बात तो हो गई है। अच्छा यहाँ पे क्या नीड है क्लासिफिकेशन की, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। हमने कहा द स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये कह रहा है द स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंट टू नो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के क्या महत्वपूर्ण गुणधर्म है और उसको समझने के लिए एक या दो जीव ही यहाँ पे क्या होता है, सफिशिएंट होता है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर्स इन वन लोकेलिटी। आपने कहा कि एक सारे जो जीव हैं वो एक ही लोकेलिटी पे यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं होते। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग the relationship among the different groups of organism and it helps in knowing the evolutionary relationship between the organism। क्लासिफिकेशन से ही हम आइडिया लगा पाए हैं कि जो जीव हैं वो कैसे इवॉल्व यहाँ पे हुए होंगे। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं और उससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुए होंगे उनको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की बात की है अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सिंपली एक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स और एनिमल्स, उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम्स, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है यानी कि जो वर्गीकरण है और वर्गीकरण करने का जो सिस्टम है उसके आधार पर यहाँ पे कुछ किंगडम हमारे पास आते हैं। किंगडम क्या होते हैं एक्चुअली में, किंगडम एक ग्रुप का नाम है। अभी तक हम ग्रुप कह रहे थे, अब हम इस ग्रुप को किंगडम नाम दे दे रहे हैं। जैसे किंगडम है यहाँ पे, ठीक है, जैसे फाइलम है, ये ग्रुप के नाम होते हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसको हम किंगडम कहते हैं कि कितने किंगडम आए हैं हमारे पास। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आया है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया है। अच्छा ये ध्यान रखना, पूछा भी जाता है, आपकी बुक में दिया भी गया है। तो जो लीनियस है, लीनियस के बारे में पढ़ा है, कैरोलस लीनियस, जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात हुई थी, द्विनाम पद्धति, दो नाम होने चाहिए, फर्स्ट जेनेरिक एंड सेकंड यहाँ पे स्पेसिफिक यानी कि स्पीशीज से जो नाम आता है। तो जो यहाँ पे द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था और कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टम भी हम कहते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे डिवाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। कैरोलस लीनियस ने क्या किया है कि जितने भी जीव थे उन्हें दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था, सिंपली प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपने कहा कि ये क्लासिफिकेशन जो है ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या ये आज तक चलता आ रहा है, क्या हम इसी को पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, हम इसको नहीं पढ़ते हैं। प्लांटी और एनिमल तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही कवर करता है, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव थे वो नहीं थे, फंगस यहाँ पे नहीं थी, प्रोटोजोन्स यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। चलो प्रोटोजोन्स को आप नहीं जानते हो लेकिन बैक्टीरिया को तो जानते हो, मशरूम को तो जानते हो, वो कहीं इस ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं थे। हमने कहा कि प्लांटी और एनिमेलिया में हम बैक्टीरिया को तो नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो नहीं माना गया। देन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, तीन किंगडम बने, ठीक है। Ernst Haeckel in 1866 classified living organism into three kingdom। अब अर्नस्ट हैकल जो थे उन्होंने यहाँ पे तीन किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तीन किंगडम उन्होंने बनाए, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। प्लांटी है, प्रोटिस्टा है और एनिमेलिया है, दो किंगडम तो पहले से जो थे, प्रोटिस्टा भी इसमें ऐड हो गया है। द न्यू किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच लैक अ कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब ये इनका आधार इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में टिश्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें नहीं मिला। These are algae, fungi, protozoa. Later, kingdom Protista was reversed only for unicellular organism। तो अब क्या इन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा में सबको ही डाल दिया था। इन्होंने एल्गी को भी डाला वहाँ, फंजाई को भी डाला, प्रोटोजोआ को भी डाला, सभी को उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन जो थी इसकी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर नॉट सेपरेटेड।
देखो हमने कहा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी उसी ग्रुप में इन्होंने रख दिया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब नोट करो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, वो 2 किंगडम कौन कौन से थे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और वो 3 किंगडम कौन कौन से थे। चलो, अब ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, इसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम आ गए हैं, किसने दिया है, द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड मोनेरा इन एडिशन टू प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखो 4 किंगडम कौन से आए हैं, मोनेरा आ गया था, एक प्रोटिस्टा है, प्लांटी और एनिमेलिया है। Studied with a electron microscope made it clear that the bacteria and a related organism have a different nuclear structure as compared to others. They are prokaryotes. Thus, a kingdom Monera was created by a couplet. Fungi continue to remain with Plantae in this system. देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 4 किंगडम आ गए हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा आ गया है, प्रोटिस्टा आ गया है, प्लांटी और एनिमेलिया आ गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, जो कि यहाँ पे प्रोकैरियोट थे, उनका अलग ही ग्रुप इन्होंने बना लिया, प्रोटिस्टा से निकाला और अलग ग्रुप इनका बना दिया कि क्योंकि इनमें देखो न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, तो इन्हें इन्होंने मोनेरा में रख दिया, बाकी के जो ग्रुप थे वो वैसे ही थे। अब अभी क्या हुआ है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो फंगस थी, फंजाई कंटिन्यू टू रिमेन विद अ प्लांटी, फंगस को इन्होंने अभी भी किसमें ही रखा है, यहाँ पे प्लांटी में ही रखा है, क्योंकि फंगस मिट्टी में उगती है, तो उसको इन्होंने यहाँ पे प्लांटी में ही रख दिया। क्लियर इतना बात। चलिए, तो ये जो चीजें एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।